एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियो यान जियो क्लेन में पहुंचा था तो बवाल मच गया था। एल्डर ली काफी अलग होते जॉन को उसकी फ्लेम के बारे में बताते जो कि होती कैओस होली आर्ट होली फ्लेम। वो बताते कि इसी फ्लेम के सब फ्लेम्स थी जो तुम्हारे कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। एक हमारे यहाँ का एल्डर चुरा के भाग गया था, जिसपे जॉन कहता है अच्छा चुट्टा एल्डर अब भाग गया था। उसके चक्कर में मैंने उसकी एक फ्लेम को इतनी सारी फ्लेमों के साथ इकट्ठा किया है, और इतनी सारी इकट्ठा करने के बाद फ्लेम ये साला इस कॉन्टिनेंट की एक फ्लेम है। ऐसे तो मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी एल्डर कहते हैं ये वो भी फ्लेम तो है बट 18वें नंबर की, अब इससे भी पावरफुल फ्लेम है। जॉन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसके बाद एल्डर कहते चलो आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और इसके बाद वो उसे कोई रिफाइनिंग टावर के पास ले जाते हैं जो जॉन को देखते ही छोटा हो जाता है, जिसे जॉन अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी अचानक एक फ्लक्चुएशन होता है और एक बंदा कर कहता है ओ पिलर हिल रहे हैं, जियो क्लेन गिर जाएगा। तभी एल्डर वहां जाते हैं और जोयान वहां जाता है तो वहाँ 9 मिस्टीरियस थंडर लाइटिंग ड्रैगन अफेयर हो जाता है, और ये वही ड्रैगन था जिसे जोयान ने बचाया था एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब पे, और ये जोयान के साथ हो लेता है। तो सभी एल्डर खुश होते हुए कहते हैं हमारा ठरकी जिंदाबाद, इसके पास कितनी मिस्टीरियस चीजें हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी जोयान कहता है मैं जा रहा हूँ आराम करने, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और ये एपिसोड मैं वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जॉन सबकी नजरों से बचता हुआ सीधा ही जियो ली द्वारा बताया गया एक घर में आ जाता है, और 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन वो भी जल्दी जल्दी जॉन के पीछे पीछे हो लेता है। तभी जॉन धक्का देकर दरवाजा ओपन करता है तो ये काफी बड़ा कमरा होता है भाई, जिसकी साज सज्जा भी काफी शानदार थी, और जॉन चारों तरफ के एरिया को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने पीछे के लड़के को अंदर ले आता है। जिसके बाद जॉन बैठता है और उसे बैठने के लिए कहता है। साथ ही 7-8 साल का छोटा सा बच्चा था जिसकी पूरी स्किन ही गोल्डन थी, और उसकी स्किन से उसकी मेरेडियंस को भी देखा जा सकता था। जिसके वजह से जॉन स्माइल करते हुए कहता है उलुलुलुलु तुम्हारा नाम क्या है। ये देखकर लड़का जोयान के सामने बैठता है और शर्माते हुए जवाब देता है लॉन्गी नॉटी बॉय। तभी जॉन लॉन्गी को इम्प्रेशन लेस तरीके से देखता है और थोड़ा सा चौंक जाता है, और इसके बाद वो पूछता है तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पे क्यों आए हो। ये देखकर लॉन्गी कहता है आपने मेरे लिए सोल इकट्ठा की, आप मेरे फादर हो। फादर अबे तेरी शूनर काइलिन को पता चलेगा कि इसका एक और लौंडा हो गया, वो मार डालेगी इसे। वो सीधे ही जॉन को कहता है फादर आप फादर हो मेरे। तो जॉन कहता है फादर अबे ये एक्स्ट्रा बेटा कब हुआ। हालांकि जॉन के पास एम्बैरेस होते हुए स्माइल करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। जिसके बाद जॉन कहता है वो बस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही फादर ये मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा, मैं अभी फादर की एज का लग भी नहीं रहा, तो एक काम करते हैं हम फ्यूचर में एक दूसरे को ब्रदर कहेंगे। और जॉन अपनी बात को एंड कर ही पाता कि तभी लॉन्गी एक झटके के साथ लिटिल ड्रैगन में बदलकर जमीन में गिर जाता है। ये देखकर जॉन चौंक जाता है और लॉन्गी को तुरंत ही सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसकी कोई जैसे ही लॉन्गी से टच होती है तो उसे फील होता है कि लॉन्गी को तो काफी हैवी चोटें लगी हुई है। ये देखकर जॉन कहता है ये तो इंजर्ड है। नहीं नहीं ये हैवीली इंजर्ड है, इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी एक आवाज आती है इसे मेरे अंदर भेज दो मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है अबे कौन खूसड़ बुड्ढा है और ये किसकी आवाज है और किसके अंदर भेज दूं। तभी जॉन देखता है ये आवाज छोटे से टावर से आ रही होती है। ये देखकर जॉन तुरंत उस टावर को निकालता है और जल्दी से पूछता है कि क्या ये तुम बोल रहे हो और तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज इतनी ओल्ड कैसे है। तभी आवाज काफी इत्मीनान से आती है और वो आवाज होती है मुझे आपको अपनी आइडेंटिटी बताने में कोई भी परेशानी नहीं है, साथ ही मैं ओल्ड हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को इसमें इंजेक्ट करना है, जिसके बाद तुम इस टावर में एंटर हो सकते हो। जिसपे जॉन तुरंत ही सेल आता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस टावर में इंजेक्ट करता है। जिसके बाद जोयान और लॉन्गी दोनों की फिगर गोल्डन लाइट में बदलकर गोल्डन टावर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो गोल्डन टावर धीरे धीरे हवा में लटकता है और चमकते हुए काफी अजीब साइन कर रहा होता है। साथ ही वो पूरे ही कमरे को हल्के गोल्डन कलर की लेयर से ढक देता है कि कोई भी अंदर आ ना पाए और उसे छू ना पाए। ये साला ऐसी अजीबोगरीब चीजें जो यान को काहे मिलती है। वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर वो उसको पापा कहे जा रहा है, ये टावर ये खुद को खूसड़ बुढ़ा कहे जा रहा है। क्या ही किस्मत है। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही जो यान टावर के अंदर कदम रखता है तो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है एक वेव की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। साथ ही ये जो टावर होता है बिल्कुल स्काई वर्निंग कोई रिफाइनिंग टावर जैसा दिख रहा होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था जीचैन वाइड स्पिरिट टेम्पल। और जॉन काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि ये आखिरकार जो टावर था वो ऐसे क्यों दिखाई दिया। और जॉन को लग रहा होता है कि ये बंदा जो कि खूसड़ बंडा है झान लाओ। जॉन कहता है शायद ये ओल्ड झान लाओ शायद इस टावर के ही उस बंदे का नाम है, मुझसे कुछ तो छिपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जोयान, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने ज्यादा चीज जॉन को नहीं बताई थी। लेकिन जोयान इतना तो जानता था कि ये बंदा उसके लिए खतरनाक नहीं है। साथ ही ये जो छोटा सा टावर था ये इतना भी इजी नहीं था जितना ये दिखाई देता है। हालांकि अपने थॉट्स को सुलझाने के बाद जोयान उसकी आंखें धीरे धीरे ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए एक ओल्ड मैन के सामने अपेयर होती हैं, और उसके चेहरे को देखकर जोयान पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है मास्टर याओ लाओ। नहीं, लेकिन ये चेहरा मास्टर से कैसे मिलता जुलता है। जॉन ने देखा था ये चेहरा, ये स्माइल, ये नाक, ये आंख, ये कान, ये मुंह, ये पैर
सब बिल्कुल मास्टर की तरह होते हैं, जिससे तो जॉन की हार्ट बीट बढ़ गई होती है। हालांकि जॉन हिला हुआ होता है, लेकिन उसे एक चीज तो पता थी कि ये उसके मास्टर नहीं है। इसीलिए वो काफी देर बाद अपने आप को होश मिलाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम जान लाओ है। जिसपे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा फैमिलियर और जानी पहचानी स्माइल करता है और उसका चेहरा काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है। जिसके बाद वो लोंगी की तरफ आता है और अपने हाथ से एक अजीब सी एनर्जी को लोंगी की बॉडी पर इंटर कराने लगता है और उसके हाथ की वो गोल्डन एनर्जी जैसी लोंगी से टच होती है और धीरे धीरे वो उसका परीक्षण यानी कि टेस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अपन कराते रहते हैं ब्लड टेस्ट, वैसे ही टेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जॉन अपने आप को कंट्रोल करता है और वो आसपास के टावर को देखने लगता है। उसने देखा था कि ये टावर अभी भी स्काई बर्निंग क्वी रिफाइनिंग टावर से तो कुछ अलग था और सबसे पहली चीज तो ये बड़ा था। उसके सामने का ये टावर, साथ साथ जो यान ने अपने दिमाग के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लिया था कि ये टावर की सबसे निचली लेयर होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी बैठकर कल्टीवेशन कर सकता है। साथ ही ये जिनसेन टेरेस के लगभग इक्वली एरिया होता है। साथ ही जॉन को काफी बड़ा झटका ये देखकर लगता है कि इस टावर के अंदर जो कोई ऑरा था वो बिल्कुल कोई रिफाइनिंग टावर से अलग था, बल्कि ये सामान्य ऑरा नहीं था, बल्कि एम्परर सोर्स ओरिजिन कोई थी जिसकी जो यान को भी जरूरत थी। साथ ही इस टाइम पे ये एनर्जी जॉन की बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है, जिससे जॉन की बॉडी में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहा होता है और जॉन इसने कल्टीवेशन में थोड़ा थोड़ा सुधार फील कर सकता था, जिससे जो यान भी हैरान हो जाता है। और ऐसे टावर को लेकर जॉन का पिछला संदेह एक बार फिर से उठ जाता है। जिसके बाद जॉन कहता है, ओल्ड जान, ये टावर कहाँ से आया है? इसके अंदर मेरा ओरा क्यों है? और इस टाइम पे जॉन ओल्ड जान को देख रहा होता है और उसी से ये सब पूछ रहा होता है। साथ ही ये टावर क्योंकि क्यूरिफाइंग टावर जैसा था और अंदर से बहुत अलग था, तो जॉन को ये तो नहीं लगता कि ये डुइकी कॉन्टिनेंट से उसके पीछे आया है। साथ ही जो यान ने डुइकी कॉन्टिनेंट में ये टावर कभी देखा भी नहीं था। तभी वो जान जो यान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे सामने का जो ये टावर है हेवन बर्निंग क्यूरिफाइंग टावर है वास्तव में मिस्टर जो यान। और ऐसा कहते वो लोंगी के घावों को ठीक करने लगता है। तभी जॉन कहता है, हेवनली बर्निंग क्यूरिफाइंग टावर। तभी वो कहता है, हाँ, इस टावर में कई अंतर हैं और जिन सवालों को आप जानना चाहते हैं वे सीक्रेट हैं। साथ ही इस टावर के अपने कई सीक्रेट हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा। ये बात कि मैं आपको ये बात अभी क्यों नहीं बता सकता, अबे कहना क्या चाहते हो? तभी जॉन कहता है, मैं। और जॉन शौक रह जाता है कि वो बोले क्या। जिसके बाद वो भौं चढ़ा लेता है। उसे पता था जान लाओ जरूर कुछ ना कुछ उससे सिखा रहा है। तभी ओल्ड जान जो यान के ऐसे इंप्रेशन को देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था, मुझे डर है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। साथ ही जहाँ तक अंदर के सीक्रेट्स की बात है, इसे तुम खुद तलाश कर सकते हो। साथ ही क्योंकि तुम अंदर आ सकते हो, तुम यहाँ कल्टीवेट भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ का एक्सपीरियंस टाओ की या कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से अलग होगा। जब फिर जॉन सहलाता है और ओल्ड मैन क्योंकि याओलाओ के जैसा ही लग रहा था, तो जोयान को ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये बंदा उससे झूठ बोल रहा है। साथ ही उसने इस कॉन्टिनेंट के अंदर कभी भी कल्टीवेट नहीं किया था, इसलिए जोयान क्यूरियस होता है कि यहाँ का कल्टीवेशन कैसा होगा। इसलिए इतना कहने के बाद जोयान सेंटर की तरफ जाने लगता है। साथ ही धीरे धीरे चल रहे जोयान को देखते हुए जान लाओ उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा अजीब से होते हैं। दूसरी तरफ जोयान कुछ कदम चलने के बाद धीरे धीरे सेंटर की तरफ चला जाता है और पावरफुल कोई और को फील कर सकता था। साथ ही जॉन के शरीर की जो एम्पर कोई होती है उसका फ्लक्चुएशन काफी स्लो हो गया होता है, लेकिन जोयान का रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और जॉन काफी कठिनाई के बाद कई कदमों को आगे बढ़ाता है। जोयान के चेहरे से पसीने टपकने लगे होते हैं और जॉन के हर एक कदम में उसे काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए जॉन कहता है, व्हाट द हेल डैम इट, ये किस तरीके की पावर है जो इतनी पावरफुल है। इस टाइम पे जोयान की जो ओरिजिन कोई थी वो काफी ज्यादा स्लो हो गई होती है। साथ ही जॉन ये फील कर सकता था कि उसकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जोयान ये भी जानता था कि ये काफी अच्छा चांस है। इसलिए जॉन थोड़ी देर बाद पालती मार कर बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता है और इस प्रेशर को झेलते हुए भी वो अपने मुंह से व्हाइट एयर का एक कॉर्ड बाहर थूक देता है और तुरंत ही आसपास की फाइटिंग ओरिजिन को या कि एम्परर कोई को ऑब्जर्व करने लगता है। एम्परर कोई, ओरिजिन कोई, दी कोई या डू कोई, ये चारों एक ही हैं। साथ ही जॉन काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कोई को ऑब्जर्व कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई पर्सन काफी लंबे टाइम से भूखा और उसने कुछ ना खाया हो, पागलों की तरह खाना देखकर उसे खा रहा हो। सेम वही हाल जोयान का भी था, पागलों की तरह ओरिजिन कोई को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। साथ ही जोयान नहीं जानता था कि इस ऑब्जर्व करते रहने से उसे कोई प्रॉफिट होगा भी या नहीं, लेकिन वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अपने पहले ट्रेनिंग में काफी सुधार देखना चाहता था। साथ ही सुधार कितना हो सकता था ये हर एक पर्सन की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता था। और जो आप लोग कहते हो कि लेवल्स काफी स्लो बढ़ेंगे, बढ़ने दो बे, डाउडी के बाद के लेवल हैं और वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें लेवल स्लो बढ़ेंगे। साथ ही एक चीज और, राइटर इसे हर दिन लिखकर अपडेट करता है, तो मुझे उम्मीद है कि जब तक हम 4000 चैप्टर तक पहुंचेंगे तब तक राइटर इसे 5000 तक पहुंचाकर एंड कर चुका होगा, अगर वो करना चाहेगा तो। वरना मुझे लगता नहीं है कि ये राइटर इस नॉवल को एंड करना चाहता है, क्योंकि चाहता तो साला 4000 चैप्टर तक लिखता ही नहीं, कब का
एंड कर चुका होता। हालांकि कंटिन्यू एनर्जी का अब्जॉर्ब करना कई दिनों तक चलता है और इसके बाद ये टाइम बीतते बीतते धीरे धीरे जियोन एनर्जी को अब्जॉर्ब करना स्लो कर देता है और इस समय जियोयान अपने कल्टीवेशन में पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था और उसके चारों तरफ काफी लाइट इकट्ठा हो गई होती है। साथ ही इस एनर्जी और लाइट के कारण जियोयान की जो ऑरा और पावर थी काफी स्पीड से बढ़ रही होती है, जिससे जियोयान भी बहुत हैरान था और उसने कभी भी इस तरीके की स्पीड से अपने कल्टीवेशन में सुधार की उम्मीद नहीं की थी और ये इतनी तेज था कि वो खुद ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। जिससे जॉन कहता है, डैम इट, ये क्या है, दिल्ली से हूँ बैंस्टोक, ये टावर इतनी फास्ट स्पीड से कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकता है। और जॉन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए हो। साथ ही जॉन के चारों तरफ की जो पागलपन से भरी हुई एनर्जी थी वो एनर्जी डॉट्स में बदलकर चारों तरफ घूम रही होती है और जॉन इस ओरिजिन को रिफाइन कर रहा होता है। साथ ही जॉन इस एनर्जी की काफी मोटी लेयर से ढका हुआ होता है जो कंटिन्यू जॉन की बॉडी के अंदर जा रही होती है। दूसरी तरफ ओल्ड जॉन एनर्जी के धब्बों को देख रहा होता है तो चुपचाप सिर हिलाते हुए स्माइल करता है और कहता है, ये आदमी वास्तव में अनएक्सपेक्टेड है। साथ ही छोटे साथी, तुम्हें चुना गया है और तुम ओल्ड सक्सेसर हो, इसीलिए फ्लक्चुएशन तो बनता है। जियो क्लेन के साथ ही ये कहना क्या चाहता था, काहे के लिए जियोन को चुना गया है और काहे का ये सक्सेसर है। चलो खैर, अपन को क्या लेना देना है अपन आगे देखेंगे। जिसके बाद जियोयान के कमरे में एक अजीब सी लाइट प्रोड्यूस होती है और वो टावर इस टाइम पे कमरा ही टावर की तरह था, हल्की सी नीली लाइट को प्रोड्यूस करते हुए तेजी से उड़ जाता है। I mean, उस टावर से नीली कलर की लाइट निकल रही होती है और यह घटना जियो क्लेन में स्टार्ट हुई थी। तो तुरंत जिस कमरे में जियोयान था और वो एनर्जी की लेयर से लिपटा हुआ होता है, इस चमकदार लाइट को साइन करता है और पलक झपकते ही जियोली और जियोलोंग सहित जियोक्लेन के सभी ओल्ड एल्डर जो यान के कमरे पर पहुंच जाते हैं। तभी एक एल्डर कहते हैं, क्या ये नया मेंबर जो यान नहीं है, और जो यान के कमरे में देखते हैं। जिसके बाद वो धीरे से कहते हैं और काफी हैरान भी होते हैं। तभी उनके सामने खड़े हुए जियोली और जियोलोंग भी हैरान होते हैं और तुरंत ही सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ जियो यान का कमरा ही है। और इस टाइम पे जियो फैमिली के लगभग सभी मेंबर्स ने ये खबर सुन ली होती है कि जियोन के कमरे में कुछ है और वो जियोयान के कमरे की तरफ भाग रहे होते हैं और चारों तरफ शोर शराबा और चर्चाएं चल रही होती हैं। साथ ही कई सैकड़ों साल पहले उनमें से एक था जो एक ओनर था जियो क्लेन के बीच में एक स्काई फायर का, और अब उन सभी की आंखों के सामने वास्तव में जियोयान अपेयर हुआ था जिसके पास भी एक स्काई फायर थी। साथ ही वे नहीं जानते थे कि घर में जो नव आगंतुक है जियोयान, उसी के पास कैओस एम्परर फ्लेम है जिसे जियो क्लेन में नंबर 1 तियान हुओ कहा जाता है। साथ ही इस भीड़ में कुछ स्पेशल फिगर्स भी होते हैं जो कि जियो क्लेन के बाकी के लोगों से कुछ अलग थे और वे दूरी से ही एनर्जी से घिरे हुए इस रूम को देख रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर एक खिलखिलाहट वाली हंसी होती है। तभी जियोली शोरगुल वाली भीड़ की तरफ भौं चढ़ाकर देखता है। उन्हें पता था कि इस टाइम पे जॉन सबसे प्रीसियस मूवमेंट में है, इसीलिए कोई भी उसके इस मूवमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सबको चैलेंज करते हुए कहता है, शांत हो जाओ वरना 1 साल के लिए खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। उन्हें पता था कि शायद जॉन ब्रेक थ्रू करने वाला है और वो भी इस तरीके का चांस, और उन लोगों को जो अभी अभी डाउडी कॉन्टिनेंट में आए थे और अपना फर्स्ट कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, उन्हें पता था नॉर्मल कंडीशन में ये कभी भी अपेयर नहीं होता। इसलिए जियोली कहता है, चुप, और भीड़ का शोरगुल तुरंत ही शांत हो जाता है। जिसके बाद जियोली की भौहें ढीली हो जाती है और वो जियोयान के रूम की तरफ देखता है क्योंकि यही महत्वपूर्ण एरिया था। जिसके बाद जियोली एक बार फिर से मुड़कर जियो क्लेन के मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहता है, किसी को भी इस घर के पास आने की इजाजत नहीं है। कोई भी अगर इस रूल को वायलेट करता है तो उससे काफी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, और जियो फैमिली में किसी ने भी उसके सामने अपनी सीनियरिटी झाड़ने की हिम्मत की तो उसे भी पेला जाएगा और रेला जाएगा। जिस पे जियो क्लेन के सभी मेंबर्स चुपचाप अपना सिर हिला देते हैं और तुरंत ही वो भीड़ तितर बितर हो जाती है। जिसके बाद जियोली और बाकी सभी लोग काफी क्यूरियस तरीके से वेट करने लगते हैं, और अगर उन्होंने जो उम्मीद की थी उसके अकॉर्डिंग जियोयान का जो कल्टीवेशन था ब्रेक थ्रू का, वो 10 दिन 1.5 महीना या ज्यादा से ज्यादा इतना ही चलना चाहिए था। सभी चीजों को मैनेज करने के बाद जियोली तुरंत ही मुड़कर कमरे से बाहर चला जाता है और रूम के अंदर वो गोल्डन टावर जियोयान के सामने चमक रहा होता है। साथ ही सुनहरी रोशनी के साथ चारों तरफ इकट्ठा हुई जो एनर्जी होती है वो जियोयान की बॉडी के अंदर इंटर हो रही होती है, और 2 दिन बीत चुके होते हैं लेकिन अभी जो ने एनर्जी को अब्जॉर्ब करना बंद नहीं किया था। और जियोयान के पीछे लॉन्गली भी क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है और लॉन्गी घायल था लेकिन वो अब ठीक होकर बाहर आ गया था। साथ ही मिस्टर झान ने उसकी पूरी चोटों को ठीक कर दिया था और वास्तव में ट्रीटमेंट की उनकी जो पावर थी वो काफी सरप्राइजिंग थी। जियोयान की बॉडी की जो डूकुई होती है वो धीरे धीरे एनर्जी से भरी हुई फील करने लगती है और जियोयान इस पहचान से बच नहीं पाता जो यान को उम्मीद नहीं थी कि एम्परर कुई की जो ये सोर्स कुई है इसकी हेल्प से वो डाउडी में इतनी जल्दी ग्रोथ कर लेगा। हालांकि इसके बाद जियोयान वास्तव में 2 दिन तक के कंटिन्यू रिट्रीट के बाद बस थोड़ी देर रुकने और आराम करने वाला तक की तभी ओल्ड जान की आवाज सुनाई देती है, लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, ये कुछ दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी पावर को सुधारने का सबसे अच्छा टाइम है, और अगर तुम रुक गए तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास फिर ऐसा मौका नहीं होगा। और जॉन जब अपने दिल में ओल्ड जान की बात सुनता है और ये सुनता है कि ये सबसे अच्छा टाइम है और रुक गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा, तो जॉन तुरंत कहता है, तुम ऐसा क्यों कहना चाहते हो। जॉन को नहीं पता था कि ये बंदा आखिरकार ऐसा कह क्यों रहा है। सत्य इस कॉन्टिनेंट में आने के बाद ये पहली बार उसने ट्रेनिंग की थी
और उसका सुधार इतनी तेज स्पीड से हुआ था। साथ ही जॉन के दिल में काफी ज्यादा शंकाएं भी थी, लेकिन जब वो झान लाओ की बात सुनता है तो रुकने के थॉट को छोड़ देता है। तभी ओल्ड झान धीरे से कहते हैं, हर डाउडी इस कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसके पहले रिट्रीट में सबसे बड़ा सुधार कर सकता है। साथ ही कोई भी नहीं बता सकता कि यह सुधार कितना अच्छा होगा, लेकिन ये हर किसी की क्वालिफिकेशन में डिपेंड करता है। साथ ही मेरे सामने के सीन के साथ मुझे ये मत बताओ कि आपको कम से कम 10 दिन और 1.5 महीने तक ऐसा करना होगा, इसलिए चिंता ना करो और अपना टाइम लो। और ट्रेनिंग को समाप्त करने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। जिस पे जॉन तुरंत ही समझ जाता है और कहता है ठीक है, और झान लाओ के सामने अपना सिर हिला देता है। शायद ये कुछ ऐसा था कि शायद ये कॉन्टिनेंट नए लोगों को फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए पावर उनकी स्पीड से बढ़ाता था। जिसके बाद जॉन कहता है, अब मुझे पता चला कि मैं इतनी जल्दी सुधार कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट कर रहा हूँ और डाउडी कॉन्टिनेंट हर नए पर्सन को एक मौका देता है। इसलिए जॉन झान लाओ के अकॉर्डिंग अपने पहले रिट्रीट को अब जल्दबाजी में खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और चुपचाप रिलैक्स फील करते हुए वो कहता है, सौभाग्य से मेरे साथ झान लाओ था, वरना तो मैं एक बड़े नुकसान को झेल पाता। और इसके बाद जॉन बात करना बंद कर देता और अपने दिमाग को कंटिन्यू कंडेंस करते हुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट करने लगता है। साथ ही उसके कंटिन्यू अब्सॉर्बिंग पावर के कारण टावर के अंदर की जो एनर्जी थी वो भी कम होने लगी होती है, लेकिन साथ ही साथ आउटर वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है वो भी टावर के अंदर जा रही होती है। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर इस मीनार के पीक लेवल पर काफी शानदार से कलर साइन होने लगते हैं, जिसपे ओल्ड झान अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और आंखें मूंदते हुए उसे देखता है और उसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर वो पीक लेवल पर देखता तो उसके इंप्रेशन कुछ हार्ड होते हैं। साथ ही ये जो लाइनें थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही होती और अनबैलेंस, और ऐसा लग रहा था कि इन अनकंट्रोल्ड लाइन के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट छिपा हुआ है। साथ ही ये काफी ज्यादा पावरफुल और कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर होता है जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा होता है। साथ ही इनके बीच में कुछ लाइट डॉट भी होते हैं जो एक के बाद एक साइन हो रहे होते हैं। जिसके बाद पीक पर कुछ जगहों को देखने का मिस्टर जान खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि बच्चे वास्तव में आपके साथ ये होना तय है। तभी बूम की आवाज आती है और गोल्डन पगोड़ा में जॉन, जो कि स्टैचू की तरह बैठा हुआ होता है, 20 दिनों के कंटिन्यू रिट्रीट के बाद आखिरकार आसमान के वो गोल्डन एनर्जी डॉट भर जाते हैं और पूरा ही कोई रिफाइंड टावर एनर्जी से भरा हुआ होता है और रुकने के कोई संकेत जॉन नहीं दिखाता। जिसके बाद जॉन की बॉडी से एक अनोखी एनर्जी उठती है और चारों तरफ स्प्रेड होने लगती है और आसपास की एनर्जी के साथ एक बार फिर से जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है और यही चक्र कंटिन्यू चलने लगता है। साथ ही थोड़ी ही स्कारलेट रेड कलर की डुकी चारों तरफ फैल रही होती है जो साइज में 2 गुनी होती है। इसके अंदर की साइन भी काफी ज्यादा क्लियर होती है। हालांकि डुकुई में ऐसा बदलाव जॉन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जॉन के ध्यान से नहीं बच पाता। हालांकि वो कल्टीवेशन स्टेट में बैठा हुआ होता है, इसीलिए वो ठीक पता नहीं लगा पा रहा था कि वो कितने समय से कल्टीवेट कर रहा है। लेकिन उसने देखा था कि उसकी डॉकी आने से पहले के कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जॉन को उम्मीद थी कि शायद वो इस एनर्जी के साथ 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचने में कैपेबल हो। साथ ही जॉन अपने कल्टीवेशन को रोकने के लिए बेवकूफ भी नहीं था, इसलिए जॉन बिल्कुल एक ओल्ड सैंड की तरह होता जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता और बाहर की कोई भी चीजों से हिला नहीं सकती थी। तभी जॉन कहता है, कल्टीवेशन का कोई टाइम नहीं होता, मुझे नहीं पता कितने दिन बीत चुके हैं। और जॉन के दिमाग में अजीब उतार चढ़ाव होता है। साथ ही वो काफी खुश भी होता है क्योंकि उसकी पावर बढ़ रही होती है, जो कि एक स्टार्स की तरह चारों तरफ साइन भी हो रही होती है। साथ ही जॉन अपने अंदर की ओरिजिन कुई को कंटिन्यू दबा रहा होता और उसे बाहर स्प्रेड नहीं होने दे रहा होता। हालांकि तभी वो ओरिजिन कुई जो कि जॉन ने अभी अभी अपने अंदर अब्सॉर्ब की थी और उसे रोक रहा था, अचानक ही उसके पेट से सक्शन फोर्स जनरेट होने लगता है और बाहर की ओरिजिन कुई जो उसकी बॉडी की तरफ एक लेयर्स की तरह साइन हो रही होती है, काफी ह्यूज क्वांटिटी में जॉन की बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। साथ ही जॉन की बॉडी में न केवल बदलाव हो रहे होते हैं बल्कि उसकी बॉडी के बाहर भी काफी ज्यादा हलचल होती है और सक्शन फोर्स के कारण एंटर हो रही एनर्जी के कारण जॉन अपनी बॉडी में उतार चढ़ाव फील कर सकता था और कुछ ही टाइम के अंदर जॉन की बॉडी के चारों तरफ गर्म एनर्जी बहने लगती है, जिसके बाद जॉन को बॉडी के अंदर बढ़ती हुई एनर्जी की आवाज आती है। और जॉन ने कभी भी नहीं सोचा था कि 20 दिनों के कंटिन्यू पावर अब्सॉर्बिंग के बाद वो 1 स्टार फाइटिंग एम्परर यानी कि डाउडी के ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और इस टाइम पे जॉन के पेट की वो बॉल डुकुई बॉल जॉन के आसपास के ओरिजिन कुई को कंटिन्यू अब्सॉर्ब करने लगती है। और जब ये एनर्जी का ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है तभी जियोली अपने पीठ के पीछे हाथ खड़े किए जोयान के घर के बाहर ही खड़ा हुआ होता है। साथ ही जॉन लगभग 1 महीने से कल्टीवेट कर रहा था। हालांकि उसने सोचा था कि जॉन आधे महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी भी 20 दिन हो गए होते हैं और उसके चारों ओर की एनर्जी अभी भी जा रही होती है। तभी जियोली के पीछे एक पर्सन कहता है, एंसेस्टर। वो पर्सन कौन है? पहली बार उसने इतनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने वाले किसी पर्सन को देखा था और उसे पता था कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। साथ ही उसने देखा था कि जॉन का घर अभी भी पावरफुल एनर्जी से घिरा हुआ होता है। साथ ही जो कबीले में जो डाउडी सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक कल्टीवेट करने के रिकॉर्ड को होल्ड करता था वो जियो क्लेन के संस्थापक जियो याओ थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों तक एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया था।
जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट किया था, और उस टाइम पे उन्होंने 1 स्टार डाउडी के सीधे इंटरमीडिएट स्टेप पर कदम रखा था, और उसके बाद कबीले में कोई भी उनकी तरह कल्टीवेशन को पकड़ नहीं पाया था। हालांकि एनर्जी से लिपटे हुए इस घर को देखते हुए जियोली उसकी आंखें फ्लेम से भर जाती है और वो दोनों हाथों में छोटी सी गेंदों को खेलने लगता है, और वो वॉल्स ऐसे धधक रही होती है जैसे वो जिंदा हो। जिसके बाद वो कहते हैं शायद मैं भी इस बच्चे के आर पार नहीं देख सकता, भगवान ही जाने कि इसके पास कितने राज हैं। एक टावर, एक ड्रैगन, वो फ्लेम, लगता है ये बहुत अजीब है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक डाउडी को ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी मेहनत करनी होती है, और साथ ही जब कोई डाउडी प्रमोट होकर इस कॉन्टिनेंट में आता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो ओरिजिन स्पेस होता है और इंटरफेस वो ओनर के साथ आने वाली चीजें उसी के साथ भेजता है। हालांकि ये चीजें छोटी और नॉर्मल इंटरफेस के बीच में ब्रेक नहीं होती हैं, लेकिन ये काफी मिस्टीरियस भी होती हैं। लेकिन जो यान के आने के कुछ ही टाइम के बाद पहले तो वो मिस्टीरियस टावर आया जो अपने साइज को चेंज कर सकता है, फिर ये गोल्डन थंडर ड्रैगन जिसने जियो क्लेन को ही हिला कर रख दिया था। साथ ही वो काफी ज्यादा एरोगेंटली हमें देख रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास इस बात की पावर भी है। साथ ही जियो क्लेन के काफी सारे एल्डर एक के बाद एक वहां आते हैं और कुछ जेलिसी वाली नजरों से वहां देखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एनर्जी के कंटिन्यू अब्सॉर्बिंग पावर को देखते हुए उन्हें पता था कि इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ अब ये एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप को आपको वीडियो पसंद आया हो।